जय हिंद सभी दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफी टाइम हो गया क्लास को आए। आप सब लोग वेट कर रहे होंगे। अरे सच में कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? चलो शुरू करते हैं। तो मारवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा था और हमने जो अजीत सिंह को लेकर के दुर्गादास राठौड़ संघर्ष करता है उसकी चर्चा कर ली थी। और अब हम एक बार थोड़ा सा जो ब्रीफली दुर्गादास राठौड़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। मारवाड़ के इतिहास के अंदर अगर स्वामी भक्ति की हम बात करेंगे तो दुर्गादास राठौड़ का नाम अव्वल दर्जे पे आता है। इतिहास के अंदर दो ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनकी स्वामी भक्ति की हम बात करते हैं। एक तो है बैरम खां, जो अकबर के शासनकाल में उसको राजा बनाने के लिए संघर्ष करता है। और एक तरफ है दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का, जो अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जब अकबर राजा बनता है और बैरम खां को देश निकाला दे देता है, तो बैरम खां अकबर से युद्ध करता है अपने हकों के लिए। लेकिन जो दुर्गादास राठौड़ है, अजीत सिंह जब दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देता है, तो दुर्गादास राठौड़ चुपचाप मारवाड़ चला जाता है। तो स्वामी भक्ति की इससे अच्छी और मिसाल क्या ही हो सकती है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। थोड़ी कहानी है दुर्गादास राठौड़ की, कहानी सुनना दोस्तों कि क्या होता है। 1638 ईस्वी के अंदर एक जगह पड़ती है जोधपुर के अंदर, जिसका नाम होता है लूणवा। लूणवा की जागीर को दी जाती है। किसकी जागीर दी जाती है? लूणवा की जागीर दी जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, दुर्गादास राठौड़ के पिता का क्या नाम था? दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम था आसकर्ण। पिता का नाम था आसकर्ण। और इनकी माता का नाम था नेत कंवर। आसकर्ण और नेत कंवर की जो संतान होती है उसका नाम होता है दुर्गादास राठौड़। 1638 ईस्वी के अंदर जोधपुर के अंदर जो सालवा गांव होता है, उस सालवा गांव के अंदर दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है इनका? सालवा गांव के अंदर, लिख लो। सालवा गांव, जोधपुर। अब जैसे दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है, तो जो दुर्गादास राठौड़ है और जो दुर्गादास राठौड़ की माता है नेतकौर, इन दोनों की क्या है, इनके जो पिता है आस्तीर्ण, इनसे बनती नहीं है। तो आस्तीर्ण क्या करता है, इन दोनों को उससे दूर कर देता है और एक जागीर दे देता है जिसका नाम है लुणेवा। कहाँ की जागीर दे देता है? लुणेवा की जागीर दे देता है। अब भाई लुणेवा की जागीर में दुर्गादास राठौड़ और इसकी जो माता है नेतकौर, वो खुशी खुशी रहती है। ऐसे में दुर्गादास राठौड़ थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक दिन की बात होती है कि जो मारवाड़ का शासक होता है, उसके क्या है, ऊंट जो दुर्गादास राठौड़ के खेतों से गुजर रहे होते हैं। अब दुर्गादास राठौड़ के खेतों से जब वो ऊंट गुजर कर जा रहे होते हैं, तो क्या है, दुर्गादास राठौड़ के खेतों में ऊंट गुजर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ डंडे से क्या करता है, उन ऊंटों को मारते हुए खेत से बाहर निकाल देता है। जब दुर्गादास राठौड़ उन ऊंटों को डंडे से मारते हुए बाहर निकालता है, तो जो सैनिक थे, वो सैनिक कहते हैं कि अरे तू किसके ऊँटों को मारा है, तुझे पता है क्या? ये मारवाड़ के जो राजा है उनके ऊँट है। तो दुर्गादास राठौड़ कहता है भाई कि भाई ऊँट राजा के हो चाहे सैनिक हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। इन ऊँटों ने मेरी जो खेत है, इन खेतों का क्या कर दिया है, नाश कर दिया पूरे के पूरे खेतों का। तो इस कारण से इन ऊँटों को ले जाओ चुपचाप बाहर। तो जो दो सैनिक होते हैं उनमें से एक सैनिक हट जाता है, यार तू ज्यादा शाना बन रहा है क्या, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या, ऊँटों को मारेगा कैसे? तो जो दुर्गादास राठौड़ है, वो क्या करता है, झड़प में एक सैनिक की वहीं पे हत्या कर देता है। तो जो दूसरा सैनिक है, वो दूसरा सैनिक क्या करता है, राजा के पास चला जाता है और वहां बोलता है कि क्या बताऊं मैं आपको, अब मैं तो हम तो सीधे सीधे रास्ते से आ रहे थे आपको ऊँट लेकर के। लुणेवा के अंदर एक छोरा है जो हमसे जबरदस्ती गले पड़ गया हमारे, और हमारे एक साथी को तो मार दिया, ऊँटों को मारा और आपको गाड़ियां उड़ दी। राजा को लगता है कि यार ये बात जोरदार है, कि कौन है ऐसा, बुलाया जाए उसको। तो दुर्गादास राठौड़ जाता है दरबार में, और जैसे दरबार में जाता है तो वहां पे बैठा रहता है राजा जसवंत सिंह। उसके पास में जो दूसरा रहता है, उसका नाम रहता है, उसके पिता जो आश्रम रहते हैं उसके पास में बैठे रहते हैं।
तो आजकल वो देखते लग जाता है, यार यार मेरा वाला ही है, तो अब क्या करे। तो राजा पूछता है दुर्गादास राठौड़ से कि भाई क्या बात है, क्यों मार दिया तूने मेरे सैनिक को। तो दुर्गादास राठौड़ पूरी बात बताता है कि ये क्या कर रहे थे, ये ऊँटों को मेरे खेतों से गुजार रहे थे, और मेरे खेत से क्या है, मेरे खेत की फसल खराब हो रही थी, इस कारण से मैंने कहा कि भाई तुम इन ऊँटों को उधर से ले जाओ। तो ये क्या कर रहे थे, हमसे ऐठ रहे थे ज्यादा, तो मैंने मार दिया। मतलब कैसे मारा, तो जो दूसरा सैनिक बचा हुआ था उसको भी दुर्गादास राठौड़ वहीं पर भरी सभा में मार देता है। दुर्गादास राठौड़ की ऐसी दिलेरी देख करके जसवंत सिंह बहुत खुश हो जाता है कि यार ये जोरदार आदमी है, ऐसा जो आदमी है ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो जो दुर्गादास राठौड़ है उसकी स्वामी भक्ति से क्या हो जाता है, स्वामी भक्ति क्या, उसके साहस से जसवंत सिंह बहुत खुश हो जाता है, और दुर्गादास राठौड़ को जो अपना दरबार होता है उसके ऊपर जगह दे देता है। कह देता है कि भाई आज कर लीजिए, अब आपकी तो उम्र हो गई, अब आप घर बैठो, अब आपकी जो जगह है वो आपका बेटा दुर्गादास राठौड़ वो लेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी दुर्गादास राठौड़ की। तो दुर्गादास राठौड़ ने 16 मतलब कि जब से दुर्गादास राठौड़ वो क्या करता है, जो मारवाड़ में जो शासक होता है उनकी राज जो गद्दी होती है उसकी शपथ लेता है कि जो गद्दी है उसकी गुलामी रहेगी, उसका वो सेवक रहेगा, और मारवाड़ का जो राजा है उसका हमेशा स्वामी भक्त रहेगा। इसी स्वामी भक्ति के कारण लगभग मेवा जो मुगल हैं, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाने के लिए दुर्गादास राठौड़ है वो 30 साल का संघर्ष करता है। कितने साल का संघर्ष करता है, 30 साल का संघर्ष करता है। ठीक है दोस्तों, तो लिख लो ये चीजें, नोट डाउन कर लो। तो दुर्गादास राठौड़ कौन सी जागीर दी गई, लोणेवा की। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से कितने वर्षों का संघर्ष किया, तो मुगलों से 30 वर्षों का संघर्ष किया, लगभग 30 वर्षों का संघर्ष किया। लगभग कितने वर्षों का संघर्ष किया, 30 वर्षों का संघर्ष किया। अब देखना, जैसे ही अजीत सिंह क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है 1708 ईस्वी के अंदर, देवारी समझौते के अंदर। जब अजीत सिंह गद्दी पर बैठा जाता है तो अजीत सिंह के साथ साथ दुर्गादास राठौड़ भी आते हैं दरबार में। अब जो दरबार के अंदर आम पब्लिक होती है, वो पब्लिक क्या है, लगभग लगभग 30 सालों से तो दुर्गादास राठौड़ को जानती है। भाई अजीत सिंह तो आज राजा बना है, तो जो पब्लिक है, जो जनता है, उनके मन में जो श्रद्धा है, उनके मन में जो विश्वास है वो दुर्गादास राठौड़ के प्रति है, ना कि अजीत सिंह के प्रति है। तो राजा से ज्यादा उसके सेवक को क्या मिल जाती है, इंपोर्टेंस मिल जाती है। तो पब्लिक जैसे जनता आती है दरबार में, तो अपनी जो समस्याएं है वो दुर्गादास राठौड़ को बताती है। जो भी सलाम करते हैं, पहले दुर्गादास राठौड़ को करती है। सामंत जितने भी आते हैं वो पहले दुर्गादास राठौड़ से मिलते हैं। तो ये सारी चीजें अजीत सिंह को बुरी लगने लग जाती है। अजीत सिंह को लगता है कि राजा मैं हूँ, और मिलता है इससे पहले। अब कोई राजा है वो कैसे सहन कर लेगा ये वाली बात, कि हाँ भाई संघर्ष किया होगा तो किया होगा 30 साल का, भाई इसने किया है, राजा तो मैं हूं ना, कोई भी आए तो पहले मेरे से मिले, इससे क्यों मिल रहा है। तो अजीत सिंह को बात कहने चुभने लग जाती है कि दुर्गादास राठौड़ को इतनी इंपोर्टेंस क्यों मिल रही है। तो दुर्गादास अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को इशारों इशारों में कहता है कि बाबा अब आपकी उम्र हो गई है और आप घर पे आराम करो, दरबार में क्या सब क्या रखा है, अब मैं राजा बनी गया, आपका जो संघर्ष था वो तो पूरा हो गया, अब मैं संभालूंगा, अब आराम करो। अजीत सिंह इनडायरेक्टली दुर्गादास राठौड़ को ये कहना चाहता है कि अब आप दरबार में मत आओ, आपके दरबार में जरूरत नहीं है। पर दुर्गादास राठौड़ ये चीज समझते नहीं है और कंटिन्यू दरबार में आते रहते हैं। फिर एक दिन अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ के घर पे मतीरो बेचता है। क्या बेचता है, मतीरो। क्या बेचता है, दुर्गादास राठौड़ के घर बेचता है मतीरो। क्या बेचता है, मतीरो। और दोस्तों ये मतीरा खाने वाला मतीरा नहीं था, ये एक संकेत था कि मती रो, मती का मतलब मत, रो का मतलब रहो, मत रहो, मतलब मारवाड़ में मत रहो। दुर्गादास राठौड़ इस इशारे को समझते हैं और दुर्गादास राठौड़ बिना कुछ बोले मारवाड़ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। तो ये थी स्वामी भक्ति की, जिस व्यक्ति को राजा बनाने के लिए लगभग 30 वर्षों का संघर्ष किया दुर्गादास राठौड़ ने, उस व्यक्ति के एक बार कहने पर बिना उसे कुछ बोले, बिना कुछ पूछे वहां से चले गए। तो कहते हैं मारवाड़ से निकलने के बाद जो दुर्गादास राठौड़ है वो मेवाड़ में आ जाते हैं, और उस वक्त जो मेवाड़ का राजा रहता है वो रहता है अमर सिंह।
अमर सिंह के पास में जब वो आते हैं तो अमर सिंह को रामपुरा और रामपुरा की जागीर देते हैं। कहाँ की जागीर देते हैं? रामपुरा की जागीर देते हैं। तो दुर्गादास कहाँ पे आ जाता है? मारवाड़ से छोड़ने के बाद में मेवाड़ आ जाते हैं। और मेवाड़ के अंदर उस राजा कौन था? अमर सिंह। ठीक है दोस्तों, कौन था शासक? अमर सिंह था। ये अमर सिंह कौन सा रहेगा? अमर सिंह सेकंड रहेगा। और अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौर कहाँ की जागीर दी? रामपुरा की। ठीक है दोस्तों, और रामपुरा जो उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी है, उज्जैन के अंदर कौन सी नदी है? उज्जैन के अंदर नदी पड़ती है, नाम है शिप्रा नदी। अरे शिप्रा नदी के तट पर ही दुर्गादास राठौर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। दुर्गादास राठौर क्या होती है? शिप्रा नदी के तट पर ही मृत्यु आती है। और दुर्गादास राठौर की जो छतरी है, वो छतरी भी यहीं बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो उतार लो इसको, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। हम्म अब दोस्तों अब हेडिंग डाल लो अजीत सिंह। 1679 से ये रहेंगे 1708। 1708 में जो देवारी समझौता हो रहा है, देवारी समझौता में इनको ऑफिशियल मान्यता मिल जाती है। उसके बाद में भी रहते हैं 28 तक, जहां तक है 24 तक। कहां तक रहेंगे? 24 तक रहेंगे। ये 1708 में तो देवारी समझौते के अंदर, 1708 में तो जब देवारी समझौता होगा, उस देवारी समझौते में इनको फिर आधिकारिक तौर पर मारवाड़ का शासक मान लिया जाएगा। तो इनका जो ऑथेंटिक टाइम पीरियड रहेगा वो 1708 से 1724 के बीच में रहेगा। लेकिन दुर्गादास राठौड़ जैसे ही 1778 के अंदर जसवंत सिंह की मृत्यु होती, तब से ही इनको राजा बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। इस कारण से हम इसको 1679 से 1724 के बीच में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझना अजीत सिंह के बारे में। सबसे पहली बात तो अजीत सिंह ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या किया? मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कैसे किया? इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था इंद्र कंवर। जिसका क्या नाम था? इंद्र कंवर। तो उस इंद्र कंवर की शादी क्या कर दी थी? इस शादी की थी इसने फर्रुख शेर के साथ में। किसके साथ कर दी थी? फर्रुख शेर में। लिख लो, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित। अब भाई वैवाहिक संबंध स्थापित कैसे करेगा ये? ठीक है, इसकी पुत्री थी, पुत्री का क्या नाम था? इंद्र कंवर। और इस इंद्र कंवर का जो विवाह किया इसने, उसका नाम था फर्रुख शेर। उसका क्या नाम था? फर्रुख शेर। अब फर्रुख शेर से जैसे ही इंद्र का विवाह कर दिया। हालांकि दोस्तों ये जो विवाह है, ये अंतिम विवाह माना जाता है मुगलों का राजपूतों का मुगलों के साथ में। इस विवाह के बाद में किसी भी राजपूत ने मुगलों के साथ में अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो फर्रुख शेर ने क्या किया? अजीत सिंह को, जब अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख शेर के साथ कर दिया, तो फर्रुख शेर ने अजीत सिंह को एक उपाधि प्रदान की और कहा कि आपने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दिया, क्या बात है, आप तो राज राजेश्वर हो। क्या हो? राज राजेश्वर। तो उपाधि कौन सी दी गई? राज राजेश्वर। ये उपाधि से नोट डाउन कर लो, पूछ लिया जाता है कि अजीत सिंह को राज राजेश्वर जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो फर्रुख शेर ने दी थी। फर्रुख शेर को लगा कि उपाधि देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाले ने तो बेटी दी अपनी, तो क्या करे? तो फर्रुख शेर ने अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया था।
किसका सूबेदार बना दिया था? गुजरात का सूबेदार बनाया, गुजरात का सूबेदार बनाया। ठीक है दोस्तों, तो अजीत सिंह के बारे में इतनी जानकारी थी। अब हम बात करेंगे आगे की, जो इसके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई, कौन कौन से इसके टाइम की, कौन कौन से विद्वान लिखे हुए विद्वान हैं इसके टाइम के। तो जो प्रमुख प्रमुख जो विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं? अजीत सिंह के दरबारी विद्वान, जिसमें एक तो आ जाएगा कौन? जगजीवन भट्ट। एक तो कौन आ जाएगा? जगजीवन भट्ट। इस जगजीवन भट्ट ने दो ग्रंथ लिखे थे, और वो कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? एक तो लिखा था इसने अजीतोदय। कौन सा लिखा था? अजीतोदय। और एक लिखा था अजीत चरित। कौन सा लिखा था? एक अजीत चरित। अजीत जगजीवन भट्ट ने कौन सा था? अजीतोदय। दो पुस्तक लिखी थी इसने, नोट डाउन कर लो। एक तो लिखी थी अजीतोदय, और एक लिखी थी अजीत चरित। चरित्र कह लो या चरित्र कह लो, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अब इसके दरबार में एक विद्वान और था जिसका नाम था बालकृष्ण मिश्र, जिसने कौन सी लिखी थी? अजीत चरित्र। एक दरबारी विद्वान और था जिसका नाम था बालकृष्ण मिश्र। सॉरी दोस्तों, इसने लिखी थी अजीत चरित्र। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जो जगजीवन भट्ट है उसने अजीत चरित्र लिखी, और जो बालकृष्ण मिश्र है उसने भी अजीत चरित्र लिखी, तो जो दोनों के दोनों हैं इन्होंने एक ही ग्रंथ लिख दी क्या? नहीं, इनमें अंतर है। जो बालकृष्ण मिश्र ने लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में। दोस्तों आज क्या है, जो टेक्निकल टीम बैठी हुई है ना, जो मेरे सामने टेक्निकल टीम है, ये आज थोड़ी शरारती प्रवृत्ति की टेक्निकल टीम है। इनको क्या है, हंसी आ रही है बहुत ज्यादा, तो इस कारण से मुझे भी हंसी आ रही है। पर आप उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो ना, आप इसको उतारो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपने उतार लिया होगा, अब हम आगे की चर्चा करते हैं। इसमें कौन कौन से अजय सिंह ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई अजय सिंह ने ये वाले काम करवाए थे। दोस्तों इसने एक थंबा महल बनवाया था। क्या बनवाया था इसने? एक थंबा महल बनवाया था। क्या बनवाया था इसने? एक थंबा महल बनवाया था। एक बनवाया था फतेह महल बनवाया। एक क्या बनवाया इसने? फतेह महल बनवाया। और अपना जो पिता है जिसका नाम है जसवंत सिंह, उस जसवंत सिंह का स्मारक बनवाया। क्या बनवाया? तो मैं लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज जाओगे, पता नहीं क्या क्या बनवा दिया था, क्या क्या बोल गए। तो एक थंबा महल, एक थंबा महल, एक थंबा महल जोधपुर में है, और जो एक थम्बिया महल है वो डूंगरपुर में है। अंतर है दोनों में, समझ लेना। दूसरा लिखा है जसवंत सिंह का स्मारक, तीसरा फतेह महल। ठीक है दोस्तों, ये तीन या चार इसकी लगभग लगभग जो रचना कर रहे हैं, जो इसने बनवाई थी। अब इसकी जो दरबार, इसकी जो रचनाएं हैं वो कुछ रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं हम। कौन कौन सी है? एक तो इसकी रचना है गुणसागर। एक कौन सी रचना है? गुणसागर। दुर्गा पाठ, निर्वाण रदुहा, लिख लो, भूल जाओ जो रचना है।
गजरूपक, निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ। ये क्या है, इसकी रचना है। तो एक इसकी रचना और है जिसका नाम है गज गरुड़, ऐसे नाम की एक रचना और है इसकी जिसका नाम है गज उद्धार। इसका नाम क्या है, गज उद्धार। तो ये चार पांच ऐसी रचनाएं हैं और ये इसके स्थापत्य कार्य है इसके। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं आगे की। ठीक है, ये जो अजीत सिंह है, इस अजीत सिंह के दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं, दो पुत्र होते हैं। इधर समझा रहा हूं मैं, इधर समझ लो। अजीत सिंह के कितने पुत्र हैं, दो पुत्र हैं। एक का नाम है अभय सिंह और दूसरे का नाम है बख्त सिंह। ठीक है, अब समझना दोस्तों, अभय सिंह जो है वो बख्त सिंह के पास जाता है, बोलता है यार छोटे, अभय सिंह बड़ा है और बख्त सिंह छोटा है, कि यार छोटे हैं। बख्त सिंह बोलता है हाँ बड़े भाई बोलो। अरे पापा जी का क्या सीन है यार। बख्त सिंह बोलता है क्यों, क्या हुआ। यार पापा जी यार मर ही नहीं रहे, शासन पे शासन किए जा रहा है, इन्होंने किए जा रहे हैं। कुछ कर ऐसा काम कर कि ये जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, जल्दी पर मैं बैठ दूं। तो बख्त सिंह को लगा कि बात सही है, और बख्त सिंह ने क्या किया, एक दिन पापा को बुलाया, पापा जी आना मेरे पास में। और जैसे अजीत सिंह भगत सिंह के पास जाते हैं, भगत सिंह ने अजीत सिंह क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या कर दी। अब बड़ा बेटा कौन है, अभय सिंह है। तो जो राजा बनेगा, राजा कौन बनेगा, तो अभय सिंह राजा बनेगा। तो राजा कौन बना, अभय सिंह। तो हेड डाल लो। और जो भक्त सिंह है इसको कौन सा परगना दिया गया, नागौर का परगना दिया गया। कौन सा परगना दिया गया, नागौर का। तो अब डाल लो हेडिंग अभय सिंह की, ये उसे उतार लो। तो हम आगे चले जाते हैं, उतार लो, मैंने आपको उतारने का टाइम नहीं दिया था, उतार लो। हाँ तो दोस्तों अब हेडिंग डाल लो अभय सिंह की। ठीक है दोस्तों, लास्ट पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया अभय सिंह क्या बन चुका है, अब अभय सिंह बन चुका है राजा। छोटे भाई को इसने चूरण देके अपने पिता की हत्या करवा दी और खुद बन गया राजा। तो 1724 से 1749 ईस्वी के बीच में जोधपुर यानी मारवाड़ में जो राजा रहता है कौन रहता है, अभय सिंह रहता है। अब समझना, अभय सिंह के टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और इतिहास ने उस घटना को दबा दिया पूरी तरह। मैं उस घटना पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। अभय सिंह के टाइम पे एक घटना होती है जोधपुर के अंदर, इसे कहते हैं खेजड़ली घटना। 1730 के अंदर कौन सी घटना होती है, खेजड़ली की घटना। आप लोग सोच रहे होंगे खेजड़ली की घटना क्या है सर, तो समझना दोस्तों खेजड़ली घटना क्या है। क्या था दोस्तों, जोधपुर के अंदर, जोधपुर का जो किला था मेहरानगढ़, उसके अंदर कुछ निर्माण कार्य करना था। अब क्या, जो जोधपुर है वो पश्चिमी राजस्थान में है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और इस समय क्या होता है, जो मकान होते हैं उस मकान की जो छत होती है, उन छतों में ईंटों की जगह लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो छत ठंडी रहे, जिससे क्या रहे, वो छत ठंडी रहे। तो क्या किया अभय सिंह ने, इसका जो सेनापति था उसका नाम था गिरधारी दास कामदार। उस गिरधारी दास कामदार को क्या किया, इसने आदेश दिया कि भाई गिरधारी तू एक काम कर, जल्दी जा और जाकर के पेड़ काट के ला, सूखे पेड़ काट के ला। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपन किले का निर्माण करवा ही रहे हैं, इसकी छत लकड़ी से बनवाएंगे, जिससे क्या होगा, छत ठंडी रहेगी। जोधपुर, और हम देखते हैं जो जैसलमेर का किला है उसमें तो अधिकतर प्रयोग ही किसका किया गया, लकड़ी का किया गया है। तो क्या करता है, गिरधरदास कामदार जाता है, जब वो जा रहा होता है तो एक गांव पड़ता है, इसका नाम होता है खेजड़ली। ठीक है दोस्तों, क्या गांव होता है, इसका नाम होता है खेजड़ली। और खेजड़ली के तरफ से बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, बहुत सारे क्या दिखते हैं, बहुत सारे पेड़ दिखते हैं। तो गिरधारी दास क्या कहता है कि यार ये काम बढ़िया है कि इतने सारे पेड़ हैं और सूखे पेड़ काटो। और गिरधारी दास सोचता है कि यार सूखे पेड़ काटेंगे, इससे अच्छा जो हरे पेड़ है वही काट दो। ठीक है, वो ज्यादा गीले रहेंगे,
मकान जो किले की जो छत है वो ज्यादा ठंडी रहेगी। तो क्या करता है, गिरधारी दास कामदार सैनिकों को आदेश देता है कि तुम हरे पेड़ के हरे पेड़ ही काटना स्टार्ट कर दो। अब वो जैसे ही पेड़ काटने लगते हैं तो आसपास के बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र था, और जैसे ही पता चलता है तो सारे बिश्नोई आ जाते हैं और बोलते हैं ये क्या कर रहे हो आप लोग, पेड़ क्यों काट रहे हो। तो गिरधारी दास समझाता है ये बात ऐसी है, किले का में निर्माण कार्य चल रहा है, पेड़ चाहिए, राजा ने दे दिया आदेश और हम यहाँ से पेड़ लेके जाएंगे, तुम नेता मत बनो। सारे के सारे जो लोग होते हैं वो जाते हैं, और अब उनकी जो मुखिया होती है उसका नाम होता है अमृता देवी। वैसे अमृता देवी मुखिया नहीं होती है, इस घटना के बाद वो मुखिया बन जाएगी, वो भी एक सामान्य महिला होती है। तो जो अमृता देवी बिश्नोई है वो आती है और वो रोकती है उनको कि देखो, मारवाड़ के अंदर वैसे ही पेड़ कम है और इतनी गर्मी पहले ही पड़ती है यहाँ पे, रह दे करके जो खेजड़ी के वृक्ष हैं इनकी वजह से लोग जी रहे हैं, अभी धूप में आकर थोड़ी छांव मिल जाती है, बैठ जाते हैं, और तुम हरे पेड़ सॉरी सूखे पेड़ काटो तो कोई बात ही पड़ जाएगी, मैं सूखे पेड़ काट रहा हूँ, तुमको हरे पेड़ काट रहे हो, पहले यहाँ पे बरसात नहीं होती, तुम्हारे पेड़ काटने की वजह से और बरसात नहीं होगी। दूसरी बात, हमें बिश्नोई समाज के लोग और हमारे धर्म में तो हरे पेड़ों को काटना साफ मना कर रखा है। हमारे जो जाम्बू जी गुरु थे वो तो साफ मना कर ही रहे थे कि भाई हरे पेड़ों को तो काटने नहीं चाहिए, और वो तो यहाँ तक कहते थे कि भाई सर साटे रोग रहे तू भी सस्तो जान, कि मतलब अगर एक सर कट जाए और उसके बदले एक पेड़ बच रहा है तो सौदा महंगा नहीं है, सौदा बहुत सस्ता है ये। तो देख लो वो इंसान खुद का जो जीवन है उसकी वैल्यू बहुत कम समझते हैं और पेड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा समझते हैं। मतलब वो जानते थे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि आने वाले टाइम में पेड़ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अमृता देवी बिश्नोई लाख समझाती है पर गिरधर कामदार कहाँ समझने वाला है। गिरधर कामदार कहता है कि देख बात ऐसी है, ठीक है तूने ज्ञान दे दिया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ऐसी कूलर लगवा लूंगा और पेड़ काट के आऊंगा सारे के सारे। अमृता देवी भी कम नहीं थी, तो बोले चल ठीक है तू पेड़ काट के देखा, और क्या करती है, पेड़ चिपक जाती है पेड़ में, कि भाई पेड़ तो पहले बाद में कटेगा, पहले तू मुझे काट। अब जैसे अमृता देवी पेड़ों के चिपकती है तो पास में जो लोग खड़े रहते हैं वो भी चिपक जाते हैं पेड़ों के। लेकिन गिरिराज जो कामदार था इसने राजा के आदेश की पालना की, और क्या पालना की, लगभग लगभग 363 लोगों को पेड़ों सहित काट दिया उसने। कितने लोगों को काट दिया, 363 लोग उस वक्त शहीद हो जाते हैं खेजड़ली के वृक्षों को बचाने के लिए। ठीक है, और जब राजा को ये घटना पता चलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, 363 लोग मर चुके होते हैं उस समय, शहीद हो जाते हैं। और राजा ने बाद में भले ही उसको काम रुकवा दिया था, लेकिन ये जो घटना है ये इतिहास के अंदर इस कदर अमर हो जाती है। इसी की प्रेरणा लेकर के उत्तराखंड के अंदर जो आंदोलन होता है सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था कि बांध का निर्माण हो रहा था, जिससे क्या है, उत्तराखंड के अंदर वहां के जो पेड़ थे उनको नुकसान हो रहा था, तो उसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। और हम पढ़ते हैं जो चिपको आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा से 200-250 साल पहले वो चिपको आंदोलन हमारे राजस्थान में चल गया था, परंतु इतिहास के अंदर इसे वो जगह नहीं मिल पाई जो जगह ये रखता है। परंतु कोई बात नहीं। तो ये जो खेजड़ली घटना है, इस खेजड़ली घटना के अंदर 363 लोग, कितने लोग, 363 लोग शहीद हो जाते हैं खेजड़ली के वृक्षों को बचाने के लिए। कौन से वृक्षों को, किसके नेतृत्व में होता है ये, अमृता देवी बिश्नोई। मतलब आप सोचिए दोस्तों उस महिला का क्या व्यक्तित्व रहा होगा जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को शहीद करवा दिया, और यहाँ तक कि ये खुद ही शहीद नहीं होती, इसके जो पति होते हैं और साथ में जो दो बच्चे होते हैं वो भी शहीद हो जाते हैं पेड़ों को बचाने के लिए। कमाल का व्यक्तित्व है इस महिला का। तो राजस्थान में जो चिपको आंदोलन है, कौन सा आंदोलन, राजस्थान में जो चिपको आंदोलन कौन सा कहलाता है, यही कहलाता है, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन बनता है ये, राजस्थान का चिपको आंदोलन। और खेजड़ली गांव के अंदर खेजड़ली का मेला भरता है, खेजड़ली वृक्ष का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन, दशमी अष्टमी नहीं दोस्तों, दशमी के दिन भरता है। किसका मेला भरता है, खेजड़ली का मेला। लिख लो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। खेजड़ली वृक्ष मेला।
कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली जोधपुर में। अब बात करते हैं माया की, जो अभेसी के टाइम पीरियड और क्या क्या हुआ। तो दोस्तों हूड़ा सम्मेलन होता है अभय सिंह के टाइम पर। उस हूड़ा सम्मेलन में अभय सिंह भाग लेता है। कौन भाग लेता है? अभय सिंह भाग लेता है। इसी समय जो नागौर है, वो नागौर का जो परगना है किसके पास में है? भक्त सिंह के पास में है। और जो भक्त सिंह है वो भी हूड़ा सम्मेलन में भाग लेता है। अब निर्माण कार्य की बात करेंगे स्थापत्य कला की, तो अभय सिंह ने जोधपुर के अंदर एक फूल महल है, उस फूल महल का किया था, निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, लिख लो, इसने हूड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। किसने भाग लिया? हुड्डा सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों? और एक और बात कौन सी थी, वो थी कि इसने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे? फूल महल का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर। किसने निर्माण करवाया था? फूल महल का जोधपुर के अंदर। लिख लो, जोधपुर के अंदर फूल महल का निर्माण। जोधपुर के अंदर जो फूल महल है, उस फूल महल क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। दोस्तों एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजरूपक, जो वीरभाण ने लिखी है। और वीरभाण उस ग्रंथ में लिखता है कि गुजरात के अंदर उस समय एक सूबेदार था जिसका नाम था बुलंद खां, और उस बुलंद खां को अभय सिंह ने हराया था, परास्त किया था। ये भी लिख लो कि जो अभय सिंह है, इस अभय सिंह ने गुजरात का एक सूबेदार था जिसका नाम था बुलंद खां। उस बुलंद खां को क्या कराया था? इस बुलंद खां को हराया था। और इसकी जो जानकारी हमें कैसे मिलती है? ग्रंथ है जिसका नाम है राजरूपक। तो किसने लिखी है? वीरबाण ने। ठीक है दोस्तों, तो इसको उतार लेना, और बाकी की जो चर्चा है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप फिक्र मत करो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट काम था जिस कारण से मैं क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की, पर अब वो हो गया, और अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है दोस्तों, मतलब आज थोड़ा और बचा है वो भी कंप्लीट कर देंगे, फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसको। जय हिंद, जय भारत।